फ्रेंड्स, सो आवर टुडे टॉपिक इज़ माइक्रो प्रोपेगेशन। पहले हम इसके बारे में थोड़ा जनरल डिस्कशन करेंगे। अब आपको पता है कि पॉपुलेशन इंक्रीज़ करती जा रही है डे बाय डे, तो जो डिमांड है फ्रूट्स और वेजिटेबल की वो भी इंक्रीज़ कर रही है। तो कोई तो एक ऐसी टेक्निक या मेथड होना चाहिए जिसके ज़रिए बिल्कुल कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा नए नए प्लांट्स जो हैं वो प्रोड्यूस हम कर पाएँ। तो एक ऐसी ही टेक्निक है हमारे पास, दैट इज़ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. It is a technique through which new plants are formed in abundant number in less time. Now instead of buying seeds from market, अगर हमें नया रोज़ प्लांट ग्रो करना है तो हम क्या करेंगे? हम सिंपली क्या करेंगे, पुराने वाले रोज़ प्लांट से एक स्टेम पीस कट कर लेंगे, उसको सॉइल में शो कर देंगे और इवेंचुअली कुछ दिन बाद क्या होता है, नया रोज़ प्लांट जो है वो वहाँ से ग्रो कर जाता है. नाउ साइंटिस्ट जो थे वो ज़्यादा क्यूरियस हो गए कि कैसे एक छोटे से पीस से नया प्लांट ग्रो कर पाएगा. द आंसर इज स्टेम में एटलीस्ट वन बड जो है वो प्रेजेंट होनी चाहिए जिसके ज़रिए नया प्लांट ग्रो करे. नाउ साइंटिस्ट बिकम मोर एम्बिशियस कि अगर एक पीस से, स्टेम के पीस से नया प्लांट ग्रो कर सकता है तो एक सिंगल सेल से क्यों नहीं. अगर एक सिंगल सेल से पूरा प्लांट ग्रो कर गया तो हम एक ही सिंगल प्लांट से मिलियन ऑफ प्लांट्स जो हैं वो बना सकते हैं. एंड गेस व्हाट, दे बिकम सक्सेसफुल. तो एक ऐसी ही टेक्निक हमारे पास आई जिसके ज़रिए हम बिल्कुल कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स जो हैं प्रोड्यूस कर पाए. द टेक्निक इज़ माइक्रो प्रोपेगेशन, जिसके ज़रिए हम एक सिंगल सेल या टिश्यू से नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं. Micropropagation is successfully done and we have abundant amount of beautiful flowers and vegetable. This is successful result of micropropagation. Now डिटेल में micropropagation को करते हैं. So synonyms are tissue culture, mass propagation, in vitro culture and cloning. It is a practice of rapidly multiplying stock plants material to produce a large number of progeny plants using modern plant tissue culture method. And simply we can say that by using a small part of mother plant, a new plant is grow. मदर प्लांट के एक छोटे से पार्ट से हम पूरा का पूरा नया प्लांट जो है वो ग्रो कर सकते हैं. द टेक्निक इज़ इन विट्रो. इन विट्रो यानी कि होल प्रोसेस जो होगी वो लैब में होगी. And it is the in vitro clonal propagation. Next, डीपली अगर हम माइक्रो प्रोपेगेशन को देखें तो इट रेफर्स टू द इन विट्रो मल्टीप्लिकेशन और द रीजनरेशन ऑफ प्लांट मटेरियल अंडर द एसेप्टिक एंड कंट्रोल्ड एनवायरमेंटल कंडीशंस टू प्रोड्यूस थाउजेंड्स और मिलियन ऑफ प्लांट्स फॉर ट्रांसफर टू फील्ड. और वी कैन से दैट द प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट्स बाय ग्रोइंग प्लांटलेट्स इन टिश्यू कल्चर एंड देन प्लांटिंग देम आउट. यानी हम पहले प्लांट टिश्यू कल्चर के ज़रिए प्लांटलेट्स को ग्रो करेंगे, उसके बाद उनको हम बाहर फील्ड में प्लांट आउट कर देंगे. सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द माइक्रो प्रोपेगेशन, दैट इज़ प्लांट्स कैन बी प्रोपेगेटेड बाय सेक्शुअल और एसेक्शुअल मीन्स. सेक्शुअली दैट इज़ बाय जनरेशंस ऑफ सीड्स और एसेक्शुअली बाय द मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेजिटेटिव पार्ट्स. द इन विट्रो clonal propagation through the tissue culture is also known as micropropagation. It is used to multiply noble plants such as those that has been genetically modified or bred through the conventional plant breeding method, and it is also used to produce sufficient number of plantlets for planting from a stock plant which does not produce seed or does not respond well to the vegetative reproduction. दैट इज़ इस मेथड के ज़रिए जो प्लांट, अगर मान लो हमारे पास कोई सीड है उससे प्लांट ग्रो नहीं हो पा रहा या तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से प्लांट हम ग्रो नहीं कर पा रहे, तो उस केस में हम एज अ अल्टरनेटिव माइक्रो प्रोपेगेशन को यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट, इट इज़ वाइडली यूज फॉर ऑर्किड्स, फर्न्स एंड मैनी इंटीरियर फॉलिएज प्लांट्स. Next, what is clone and clonal propagation? Clonal propagation, I think that is a synonym for micropropagation. So what is a clone? Clone is a plant population derived from a single individual by asexual reproduction. Clone को हम simply समझ सकते हैं कि जुड़वा.
तो क्लोन हमारे पास क्या होगा कि जो हमारा पेरेंट प्लांट है उसके ही जैसा बिल्कुल सेम टू सेम होगा, ठीक है। सो व्हाट इज क्लोनल प्रोपेगेशन? दैट इज इट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स बाय द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब हमारे पास प्रोपेगेशन वर्ड आया, ठीक है। प्रोपेगेशन से हम समझ गए कि नए प्लांट ग्रो करेंगे, ठीक है। प्रोपेगेशन हमारे पास वेजिटेटिव भी आता है, सेक्सुअल भी आ सकता है। अब जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है इसमें क्या होगा कि जो मदर प्लांट है उसके हम किसी भी वेजिटेटिव पार्ट को लेंगे और उससे एक नया प्लांट ग्रो कर देंगे। अब जो नया प्लांट हमारे पास ग्रो होता है उसको हम क्लोन बोलते हैं। क्लोन क्यों बोला? क्योंकि वो मदर प्लांट के जैसा सेम टू सेम होगा। और क्लोन बनाएंगे जब हम, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? क्लोनल प्रोपेगेशन। नेक्स्ट, द साइंटिस्ट डॉक्टर टोशियो मुराशिग ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, इन्होंने जो स्टेजेस थी हमारे पास माइक्रो प्रोपेगेशन की वो दी थी। सम इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स ऑफ माइक्रो प्रोपेगेशंस आते हैं, जैसे हमारे पास आगे जर्मन बॉटेनिस्ट आगे हैबल एंड इन्होंने 1902 में दिया कॉन्सेप्ट ऑफ इनविट्रो सेल कल्चर। स्कूग आगे इन्होंने 1955 में साइटोकाइनिन डिस्कवर करा। टोशियो मुराशिग आ गए, ये जो थे स्टूडेंट थे स्कूग के ही, और इन्होंने प्रोपेगेशन के लिए एक मीडिया कल्चर बनाया था जिनको इन्होंने बोला मुराशिग एंड स्कूग मीडिया, और इन्होंने ही हमारे पास जो स्टेजेस हैं माइक्रो प्रोपेगेशन की वो दी थी। 5 स्टेजेस हैं माइक्रो प्रोपेगेशन की, 0, 1, 2, 3, 4। इनको हम डिनोट करते हैं स्टेज 0, 1, 2, 3, 4 करके, और ये टोटल 5 स्टेजेस हैं। Stage 0 is preparatory stage, Stage 1 is establishment, Stage 2 is multiplication, Stage 3 is rooting and Stage 4 is acclimatization। ये जो 5 स्टेजेस हैं इनके ज़रिए हम क्या करते हैं? नया प्लांट ग्रो कर जाते हैं। अब स्टेज 0 की अगर हम बात करें, प्रिपेरेटरी यानी कुछ बनाएंगे, प्रिपरेशन करेंगे, इसमें हम तैयारी करेंगे। मान लो हमारे पास बहुत सारे प्लांट हैं, उनमें से हमने कोई बेस्ट वन प्लांट जो है वो सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब नाउ जिससे हमें नया प्लांट ग्रो करना है वो पार्ट हम अलग कर लेंगे। मान लो हमने लीफ का कोई टिश्यू ले लिया, ठीक है। अब स्टेज 1 हमारे पास आ गई इस्टेब्लिशमेंट, तो इसमें हम क्या करते हैं? कल्चर की शुरुआत करते हैं, ठीक है। हमारे पास फील्ड में प्लांट थे, ठीक है, उसमें से हमने लीफ में से कोई भी एक टिश्यू निकाल लिया, उसको हमने एक्सप्लांट बोल दिया, ठीक है। उसकी हमने सरफेस स्टरलाइजेशन की, लैब में ले गए उसको, और उसके बाद उसको हमने न्यूट्रिएंट मीडिया में डाल दिया जहाँ पे वो ग्रो करेगा। नाउ स्टेज 2 इज़ मल्टीप्लिकेशन। अब प्लांट को हमने डाल दिया था न्यूट्रिएंट मीडिया में, तो वहाँ पे उसमें डिवीज़न होगा। डिवीज़न होगा तो हमारे पास 2 स्ट्रक्चर बनेंगे, एक एम्ब्रियो बनेगा, एक शूट बनेगा। स्टेज 3 हमारे पास क्या आ गई? रूटिंग। मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास क्या बन गए? 2 बन गए, एम्ब्रियो और शूट बन गए। स्टेज 3 में अगर मान लो हमारे पास एम्ब्रियो बना है तो एम्ब्रियो जर्मिनेट करेगा, ठीक है। अब एम्ब्रियो में हमारे पास 2 एंड होते हैं, एक रेडिकल होगा, एक प्लीम्यूल होगा। जो रेडिकल होता है वो बनाएगा रूट। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि आर से रेडिकल, आर से रूट, तो रेडिकल हमारे बनाएगा रूट। प्लीम्यूल जो था वो बनाएगा शूट। रूट और शूट बन गए, रूट की उसके बाद क्या होगी? फॉर्मेशन होगी और नया प्लांट ग्रो कर जाएगा। अब बना तो हमारे पास एक और पार्ट था, दैट इज शूट। अब मान लो हमारे पास शूट बना है, शूट के बाद सीधा रूट फॉर्मेशन हो जाएगी और नया प्लांट ग्रो कर जाएगा। तो इस वे में चाहे हमारे पास एम्ब्रियो बनता है चाहे शूट बनता है, नया प्लांट ग्रो करेगा। नेक्स्ट आता है स्टेज 4 इज एक्लिमेटाइजेशन। इसका मतलब है कि जो हमारे पास नया प्लांट बना, प्लांटलेट बना, उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे ग्रीन हाउस में जहाँ में उसकी फर्दर ग्रोथ होगी। तो हमारे पास जो स्टेजेस आई, स्टेज 1, 2, 3 वो क्या थी? इन विट्रो लैब में हो रही थी, और जो स्टेज 0 और 4 थी वो क्या थी? ग्रीन हाउस में हो रही थी या फील्ड में हो रही थी। एक फ्लो चार्ट से इसको हम समझेंगे। स्टेज 0 में क्या हुआ? दैट इज सिलेक्शन ऑफ मदर प्लांट एंड इट्स मेंटेनेंस। देन स्टेज 1 इनिशिएशन एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कल्चर। स्टेज 2 दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ शूट्स और रैपिड सोमेटिक एम्ब्रियो फॉर्मेशन।
Stage 3, that is in vitro germination of somatic embryo and the rooting of shoots. And stage 4, that is transfer of plantlets to the sterilized soil for hardening under the greenhouse environment. I think ये आपको समझ आ गया होगा. Now आगे मूव करते हैं. Then the methods involved in the micro propagation, कि माइक्रो प्रोपिगेशन में हमारे पास जो जो मेथड आते हैं. तो इसमें हमारे पास सबसे पहले आता है दैट इज मल्टीप्लिकेशन बाय द एक्सिलरी एंड द एपिकल शूट. एक्सिलरी बड और द एपिकल शूट, that is actively dividing meristems are present at the axillary bud and apical shoot. By means of induced in vitro multiplication in micropropagation, it is possible to develop plant from meristem and shoot tip culture and from the bud culture. अब हमारे पास स्टेम में नोड और इंटरनोड प्रेजेंट होता है. ठीक है, नोड से निकलती हैं लेटरल ब्रांचेस या लीव्स. ठीक है, तो एक्सिलरी बड सबसे पहले हम बात करते हैं. अगर एक्सिलरी बड की, तो एक्सिलरी बड कहाँ होगी? बिटवीन द स्टेम एंड लीफ. जो स्टेम एंड लीफ के बीच का जो पार्ट होगा वहाँ पे हमारे पास क्या है? एक्सिलरी बड है, यहाँ पे दिखाया हुआ है. ठीक है, एपिकल बड क्या होगी? टॉप पे होगी. ठीक है, तो एपिकल बड और एक्सिलरी बड हम क्यों लेते हैं? क्योंकि इसमें मेरिस्टेमेटिक सेल हमारे पास प्रेजेंट होता है. अब मेरिस्टेमेटिक सेल जो होता है वो वायरस फ्री सेल होता है, बैक्टीरियल फ्री होता है, फंगल फ्री होता है. ठीक है, तो मतलब उसमें कोई भी डिजीज़ नहीं है, कोई भी इन्फेक्शन नहीं है. तो इन बड को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं? एक डिजीज़ फ्री प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं. अब इन केस ऑफ एपिकल बड सेम हमने वही प्रोसीजर किया, जो स्टेजेस बताई 5 उन्हीं को हम फॉलो करेंगे. एपिकल बड में क्या किया हमने? एपिकल बड को रिमूव किया प्लांट के टॉप से, उसको न्यूट्रिएंट मीडिया में डाल दिया, उसको कवर कर दिया. ठीक है, वो आ गया हमारा प्राइमरी कल्चर. उसके बाद क्या हुआ? उसमें क्या हो रहा था, जो हमारी स्टेजेस थी कि स्टेज 2 में डिवीज़न हो रहा था. ठीक है, तो इसमें भी वैसा ही डिवीज़न हुआ, शूट बन गया, फिर उसके बाद रूट फॉर्मेशन हुई, फिर उसे कंप्लीट रूट डेवलप हुई और एक नया प्लांटलेट जो था वो बन गया. और उस प्लांटलेट को हमने कहाँ कर दिया ट्रांसफ़र? पॉट या कहीं फील्ड में. तो इसको हम आल्सो कॉल्ड एज शूट टिप कल्चर. नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज़ एक्सिलरी बड. जो हमारे पास थी एक्सिलरी बड को भी हमने उसी तरीके से रिमूव किया, उसको न्यूट्रिएंट मीडिया में रख दिया. अब न्यूट्रिएंट मीडिया में एक बात हम यहाँ पे ध्यान देने के लायक है कि न्यूट्रिएंट मीडिया में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हम कम रखेंगे, साइटोकाइनिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा रखेंगे. ठीक है, साइटोकाइनिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हुई तो अब जो एपिकल डोमिनेंस का इफेक्ट होगा वो कम होगा. एपिकल डोमिनेंस का इफेक्ट कम हुआ तो उसकी वजह से लेटरल ब्रांचेस की ग्रोथ जो थी वो स्टार्ट होगी. तो लेटरल बड जो थी वो ग्रो करना स्टार्ट करेगी और उससे एक नया प्लांट हमारे पास डेवलप होगा. नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन बाय एडवेंटिव बड. दैट इज़ अ स्टेम एंड द लीफ स्ट्रक्चर दैट आर नेचुरली फॉर्म्ड ऑन द प्लांट टिश्यू लोकेटेड ऑन द साइड्स अदर देन द नॉर्मल लीफ एक्सिल रीजन called adventive bud, and the meristematic region of adventive shoots can be induced in a suitable medium to regenerate a new plant. ये इसमें भी हम क्या करेंगे? वही 5 स्टेजेस फॉलो करेंगे. एडवेंटिव बड को रिमूव करेंगे. ठीक है, फिर उसके बाद एक्सप्लांट प्रिपरेशन करेंगे, कल्चर स्टार्ट करेंगे, न्यूट्रिएंट मीडिया में डालेंगे, वैसे ही रूट शूट फॉर्मेशन होगी, वैसे ही नया प्लांट बनेगा और उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे फील्ड में. नेक्स्ट थर्ड मेथड इज ऑर्गेनोजेनेसिस. That is, it is a process in which by explant a new plant formed. It is a process of morphogenesis including the formation of plant organs, that is shoots and root, flower, buds from the explant or the cultured plant tissue. Types are direct and indirect organogenesis. Organogenesis यानी इससे हमें पता लग रहा है दैट इज ऑर्गन जेनेसिस, दैट इज़ ऑर्गन की फॉर्मेशन. तो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक्सप्लांट के ज़रिए हम नया ऑर्गन फॉर्म करेंगे. नया ऑर्गन कुछ भी हो सकता है, रूट भी हो सकती है, शूट भी हो सकता है. ठीक है, यानी हम एक्सप्लांट लेंगे, उससे एक नया ऑर्गन बना देंगे.
अब ऑर्गन रूट भी बोला, शूट भी बोला. अगर इन केस हमारे पास रूट फॉर्मेशन होती है देन इट इज राइजोजेनेसिस, एंड इफ शूट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस देन इट इज काउलोजेनेसिस. इट इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट. एंड द प्रोसेस बाय विच द रूट और शूट फॉर्म, ये डिसाइड कौन करता है? दैट इज पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर. अगर ऑक्सिन की कंसंट्रेशन हमारे पास ज़्यादा हुई तो रूट फॉर्मेशन होगी, अगर साइटोकाइनिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हुई तो हमारे पास शूट फॉर्मेशन होगी. टाइप्स ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस, दैट इज 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. नेक्स्ट इज सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस. That is, it is a process of regeneration of embryo from the somatic cell tissue or organ is regarded as somatic embryogenesis. Then, and there are 2 routes similarly as organogenesis, direct and indirect. Somatic embryogenesis. Next, somatic embryogenesis में हमारे पास क्या होगा कि somatic cell tissue या organ से सबसे पहले हमारे पास एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगी. जो एम्ब्रियो हमारे पास बनेगा वो होगा सोमैटिक एम्ब्रियो. नाउ इनके टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे. तो जो हमारे पास टाइप्स आते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस में, उसमें हमारे पास आता है दैट इज़ डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस एंड इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस. इसमें हमने क्या किया, एक प्लांट लिया, उसके हमने लीफ को ले लिया, लीफ में हमने कोई भी उसका टिश्यू ले लिया. ठीक है, जो हमने उसका टिश्यू लिया उसको हमने बोल दिया एक्स प्लांट. एक्स प्लांट से अगर डायरेक्टली शूट बनता है, शूट के बाद रूट फॉर्मेशन होगी और नया प्लांट बन जाएगा, देन इट इज़ डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस. एंड अगर एक्स प्लांट से कैलस फॉर्मेशन होती है, फिर उसके बाद शूट या रूट बनता है, देन पूरा प्लांट बनेगा, तो दैट इज़ इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस. सिमिलरली इन केस ऑफ सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस हमने सिमिलरली प्लांट लिया, लीफ लिया, लीफ से जो टिश्यू लिया उसको हमने बोल दिया एक्स प्लांट. अगर एक्स प्लांट से सीधा एम्ब्रियो बनेगा एंड देन प्लांटलेट एंड देन प्लांट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, देन इट इज़ डायरेक्ट सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस. And if there is callus formation, then formation of embryo takes place and then a new plantlet develop, then it is indirect somatic embryogenesis. सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस की एडवांटेज है सोमा क्लोनल वेरिएशन, बट इट इज़ अब्सेंट इन केस ऑफ डायरेक्ट सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस. जब सोमैटिक सेल को कल्चर करते हैं तो उसका क्लोन बनेगा जिसको हम बोलेंगे सोमा क्लोन. अगर उसमें वेरिएशन आ गई तो उसको हम बोलेंगे सोमा क्लोनल वेरिएशन. नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट द फीचर ऑफ माइक्रो प्रोपेगेशन. That is, it is a clonal reproduction. Multiplication stage can be recycled many times to produce an unlimited number of clones. It is easy to manipulate production cycle and disease-free plants can be produced. Next is advantages of micropropagation. That is high rate of plant propagation, production of disease-free plants, less space required, require less time period, and it is safe. Continuous propagation year around. The rare and endangered species are saved. Sterile plants or plants which cannot maintain their characters by sexual reproduction are multiplied by this method. And in case of ornamental, tissue culture plant give better growth, more flowers and less fallout. Rapid method of plant multiplication and new plants can be obtained throughout the year. नाउ हमने एडवांटेजेस देख ली, तो अब हम इसकी डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे, क्योंकि कोई भी टेक्निक है, कोई भी मेथड है, अगर उसकी एडवांटेजेस हैं तो डेफिनेटली डिसएडवांटेजेस भी होंगी, उसकी लिमिटेशंस भी होंगी. सो द डिसएडवांटेजेस ऑफ माइक्रो प्रोपेगेशन आर दैट इज इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव, contamination of culture. For some micro propagation technique, expensive equipments, sophisticated facility and trained manpower is needed. This limits its use. Protocols not optimized for all the species. Plant fit may not fit industry standard and more technical expertise is required. कि इसमें हमारे पास जो कि टेक्नीशियंस हैं, जो अच्छे से जानते हैं, ट्रेंड पीपल हैं, वो ही इस टेक्निक को अच्छे से कर पाएंगे. नाउ द एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो प्रोपेगेशन, दैट इज रैपिड इंक्रीज ऑफ स्टॉक ऑफ न्यू वेराइटीज,
elimination of disease, cloning of plant types not easily propagated by conventional method, and propagules have enhanced growth features, that is multi-branched character. Thank you all. I hope you like it. Here are some quiz questions for you. Thanks and have a nice day.